Morning students, my name is Mayank Tiwari and today we are going to discuss light class 10th. This is the part 2. Okay. So part 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बेटा, part 1 में हमने रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे. आज हम रिफ्रैक्शन और लेंसेज के बारे में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. तो मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेटा. रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है अगर हम ध्यान से देखें. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्लेन रोड पे नॉर्मली रन कर रहे हो, दौड़ रहे हो, और जैसे ही प्लेन रोड खत्म होती है, मेनली आरसीसी रोड पे आप रन कर रहे हो अच्छे, फिर वो अगर खत्म होती है, सेकंड अगर हमारे पास आ जाती है सैंड की रोड, ठीक है, नॉर्मल रोड आ जाती है, सैंड रोड आ जाती है जो कि थोड़ा सा खराब है, तो आपकी स्पीड में फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा. ठीक है, ऐसी लाइट के साथ भी होता है. लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और इसी फ्लक्चुएशन से क्या कॉज होता है? रिफ्रैक्शन. व्हाट यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? मींस बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड एज रिफ्रैक्शन ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये रेयर मीडियम क्या है, ये डेंसर मीडियम क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेयर मीडियम? देखो, रेयर मीडियम को एक्सप्लेन कर पाना या डेंसर मीडियम को अकेले एक्सप्लेन कर पाना इज नॉट क्वाइट पॉसिबल. तो हम दोनों को साथ में लेके एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू मीन बाय रेयर और व्हाट डू मीन बाय डेंसर मीडियम. ठीक है, रेयर मीडियम मतलब ये होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम और एयर की मैं बात करूं. वैक्यूम में हमारे पास स्पेस है, वॉइड प्लेस है, ठीक है, वहां से जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वहां पे मैक्सिमम होगी. और जैसे ही एयर पे स्पीड ऑफ लाइट हम देखेंगे, बेसिकली एयर पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, एयर पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एयर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डेंसर हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर इन एयर. बात समझ में आ रही? एज कंपेयर टू वैक्यूम. तो वैक्यूम क्या है? हमारा रेयर मीडियम है, और एयर क्या है? हमारा डेंसर मीडियम है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है. ऐसे ही अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं वाटर और ग्लास, तो अपने को पता है कि वाटर क्या होगा इस कंडीशन में? रेयर होगा. और ग्लास क्या होगा इस कंडीशन में? डेंसर. ओके, अब यहीं पे अगर मैं कंपेयर कर लूं एयर को, तो एयर और वाटर में कौन होगा भाई? एयर हमारा रेयर मीडियम होगा, वाटर क्या होगा? हमारा डेंसर मीडियम होगा. बात समझ में आई क्या? सिंपली अगर मैं बात करूं वाटर और ग्लास में, तो वाटर क्या होगा? हमारा रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या हमारा? डेंसर मीडियम है. अगर मैं ग्लास और डायमंड में बात करूं बेटा, तो ग्लास हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा और डायमंड हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा. तो होप सो बात समझ में आई होगी कि रेयर मीडियम का क्या मतलब होता है और डेंसर मीडियम का क्या मतलब होता है. अच्छा, रिफ्रैक्शन का मतलब तो हमने समझ लिया भाई कि जब स्पीड में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, जैसे हमारी ह्यूमंस की स्पीड में अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, कब मिलती है? जब हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है. मैं आरसीसी रोड पे, मैं ग्राउंड पे दौड़ रहा था, सामने मेरे पास सैंड पड़ी हुई थी, तो बालू या सैंड में मैं उतना इजी दौड़ नहीं पाया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया. वैसे ही लाइट में जब लाइट नॉर्मल मीडियम से या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है. मीडियम चेंज होने के चलते क्या होता है? फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, और यही फ्लक्चुएशन क्या कॉज करता है? रिफ्रैक्शन. मतलब लाइट में हमको बेंडिंग नेचर देखने को मिलता है. अब वो कैसे देखने को मिलता है, आइए एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा. What do you mean by refraction? Refraction is the phenomena of the light changes direction and it passes from the transparent medium into another medium. Think of it just like Naruto using his shadow clone jutsu. Okay, so we are using the animation things. Okay, so but then suddenly changes to appears. Okay, this is the first thing. And the familiar example की अगर मैं बात करूं, so have you noticed the straw? अच्छा, आपने देखा होगा जनरली, अगर मैं एक ग्लास ले लूं, ठीक है, कांच का ग्लास लो, उसके अंदर अगर इस पेन को मैं डिप करता हूं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पेन की एक्चुअल लेंथ है वो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, थोड़ा सा बेंडिंग नेचर देख पाओगे. ये क्या शो करता है? कि लाइट एक्चुअल बेंड होती है रेयर से मीडियम, डेंसर मीडियम में जाने पर. होप सो चीजें समझ में आई होंगी यहां तक. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, व्हाई डज लाइट बेंड्स? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. भाई कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? अभी हमने पढ़ा. कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? रनिंग ऑन लैंड फास्टर एंड अनहिंडर्ड, रनिंग थ्रू वाटर स्लोअर एंड मोर रेजिस्टेंस. ठीक है, similarly light travels faster in vacuum, a bit slower in air, even slower in water and slowest denser material like glass. ठीक है, जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम पे जाते जाओगे, वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाती है. बात समझ में आई क्या? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज,
ओके, सो वी हैव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन तो हमने फर्स्ट पार्ट पे कवर कर लिया है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बेसिकली वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा कि लाइट रे बेंड होती है। ठीक है, अब वो बेंड कैसे होगी? क्या है वो रेयर से डेंसर में जाती है तभी बस बेंड होती है? नहीं, वो दोनों कंडीशन में बेंड होती है। जब वो रेयर से डेंसर में जाती है और डेंसर से रेयर में जाती है तो दोनों ही कंडीशन में लाइट रे बेंड होती है। अब ये बेंडिंग कैसे होती है, क्या होता है इसका नेचर, आइए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एयर, दिस इज वाटर। ठीक है, ये मान लेते हैं वाटर है। दिस इज द नॉर्मल रे। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको पता नहीं होगा नॉर्मल रे क्या होती है। कोई भी एक मीडियम पे हम परपेंडिकुलरली इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को पर्टिकुलरली क्या बोला जाता है? नॉर्मल रे बोला जाता है, जो कि किसी मीडियम पे परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आई क्या? अच्छा, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। बेटा अगर कोई लाइट रे आएगी, फॉर एग्जांपल लाइट रे आ रही है फ्रॉम एयर, तो एयर क्या होगा इस कंडीशन में? हमारे पास रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है? डेंसर। ओके, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी चीज जाती है, कहां से? रेयर से डेंसर में जाती है बेटा, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट्स द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल, आप देख पा रहे होंगे इसे जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा ना जाकर के नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गया है। ये रूल है बेटा, दैट्स द फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड रूल क्या है? व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम, अगर मान लीजिए वाटर है और ये हमारे पास एयर है, अब चीजें कहां से मूव कर रही है? डेंसर से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये हमने नॉर्मल बना लिया। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट क्या ये सीधी मूव करेगी? नहीं, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से कहां चली जाएगी? दूर चली जाएगी। ठीक है, पहले केस में हमने देखा था व्हेन लाइट रेस कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? झुक गई है। और व्हेन द लाइट रेस गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it goes away from normal. That's the two rules of reflection. Okay, ये rules हो गए हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए। अब मैं बार बार रिफ्लेक्शन बोल देता हूं बेटा, सॉरी टंग स्लिप हो जाती है, बट आप उसको रिफ्रैक्शन ही समझना। वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी रिफ्रैक्शन से हमने ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट वगैरह भी देखा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्लास लैब वगैरह भी हम देखने वाले हैं, और साथ में स्नेल्स लॉ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। होप सो ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट पार्ट हमारे पास। ओके, ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्लास लैब, हमने ये दो रूल्स पढ़े। व्हेन लाइट रेस कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इन्हीं दो कंडीशन से हम लोग बनाने वाले हैं एक बेसिक सा, दिस इज द ग्लास लैब, ग्लास लैब। ओके, ये बेटा हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज N1, दिस इज N2। ठीक है, अगर लाइट रे आती है बेटा, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अपने को पता है कि रिफ्लेक्शन होता है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। बट अगर पेनिट्रेट कर जाती है किसी भी चीज में के अंदर, पेनिट्रेट कर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बाउंस बैक होने को रिफ्लेक्शन बोला जाता है, लेकिन पेनिट्रेट कर गई, अंदर चली गई, तो क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन में हमने देखा कि इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना बेटा सीधा चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरह क्या हो गई? बेंड हो गई, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब इसको वापस से सीधा जाना चाहिए था। बात समझ में आ रही है भाई? निकलना तो सीधा चाहिए था, बट ये सीधा ना जाकर के कहां जा रही है? ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ये रेयर मीडियम था, जब ये रेयर से डेंसर गई बेटा, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे निकल जाएगी। बात समझ में आई? ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर चली गई। इज इट क्लियर? अच्छा,
शुरुआत में अगर मैं बोलूं कि अगर ये लाइट रे सीधी आ रही थी बेटा, तो अनडेविएटेडली इसको कहां जाना चाहिए था, अनडेविएटेडली इसे सीधा चला जाना चाहिए था। दैट्स द ओरिजिनल पाथ, ये इसकी ओरिजिनल पाथ होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट अंदर ही अंदर बेंड हो गई और यहां से निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट कॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। होप सो ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। व्हेन लाइट रेज गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन इट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? ओके, okay, so we have the first law of refraction, rules of bending, laws of refraction. Refraction का पहला law क्या है बेटा हमारे पास? The first law of refraction is the incident ray and the reflected ray and the normal to the interference of the two medium and the point of incidence all lies on the same plane. जैसा कि हमने similarly, जैसा कि हमने for example रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मली लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। वही यहां पे भी रिफ्रैक्शन में भी सेम कंडीशन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट का क्या मतलब होता है? सेम प्लेन मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसे देख सकते हो। सेम प्लेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? देखिए कि अगर कोई भी लाइट रे वन डायमेंशन में मूव कर रही है बेटा, कहां पे? वन डायमेंशन में मूव कर रही है, लीनियर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो उसी एक्सिस पे मूव करना चाहती है। अगर इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस पे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पे होगी? अगर 1D में मोशन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी और हमारे पास नॉर्मल रे, वो तीनों ही किसमें होंगी? हमारे पास वन डायमेंशन में होंगी। अगर टू डायमेंशन है, प्लेनर मोशन है, तो टू डायमेंशन में होंगी, और 3D में है, हवा में चल रही चीजें तो हवा में ही होंगी। बात समझ में आई? इसी को एक कंडीशन हमारे पास बन जाती है जिसको कहते हैं कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन के बारे में चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल रे। अगर ये नॉर्मल रे है बेटा, इसी नॉर्मल रे पे क्या आ जाए हमारे पास? इंसिडेंट रे आ जाए, वन डायमेंशन मोशन कर रही है। तो मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अगर ये तीनों चीजें सेम प्लेन पे लाई करेंगी तो होगा क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि अपने को रिफ्रैक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तीनों ही लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? सुपर इंपोज हो जाती है, तीनों एक साथ मूव कर रही हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन। इसमें अपने को रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, और इसी को हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कंडीशन ऑफ नो रिफ्लेक्शन। होप सो चीजें समझ में आई होंगी। ओके, नाउ द सेकंड लॉ इज व्हाट? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ सेज, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है भाई? स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि साइन एंगल ऑफ आई एंड साइन एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है? अब थोड़ा सा इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ को, कि एक्चुअल में स्नेल्स लॉ है क्या। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा, ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अंदर से चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब बना होगा तो हमने बोला कि चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या समझ में आया अपने को कि दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने बोला कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी क्लियर रहता है, बट स्नेल ने क्या बोला? लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ी, क्या भाई जैसे हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जैसे रिलेशन निकला था दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो क्या ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी क्या वैलिड है? या कोई ऐसा रीजन है हमारे पास? क्या कोई ऐसा सिचुएशन बन सकती है कि इन दोनों के बीच में भी रिलेशन निकाला जा सके? तो हियर कम्स द स्नेल, एंड स्नेल्स लॉ के थ्रू उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था? उन्होंने बताया ऐसा रिलेशन बिल्कुल है। तो हम क्या, उन्होंने बेसिकली रिलेशन क्या बोला था? दैट साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ बेटा इसका?
साइन एंगल ऑफ आई का क्या मतलब है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ये और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, ठीक है। साइन एंगल ऑफ आई एंड साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों कांस्टेंट होंगे। अब ये साइन थीटा क्या है बेटा? बेसिकली मेरे को लगता है अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ली होगी, तो मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज भी अगर आप बोलोगे तो मैं वैल्यूज जरूर एक बार याद करवा दूंगी इसके नेक्स्ट वाले पेज में बनवा करके। आपको टेबल भी साइन और कॉस का प्रोवाइड कर रहा हूं अभी मैं। बट स्नेल ने क्या बोला था? स्नेल ने बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल साइन आई और साइन आर, ठीक है, साइन एंगल आई का क्या मतलब हुआ? जैसे साइन आई की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट रे आई हमारे पास, मे बी इट इज 33.5 डिग्री पे आई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ हमारे पास? साइन 33.5 हुआ। और अगर हमारे पास साइन आर की जो वैल्यू थी बेटा, वो रिफ्रैक्शन एंगल की फॉर एग्जांपल वैल्यू हो गई थी हमारे पास 23.4 समथिंग, मतलब मे बी एक रफ आइडिया हम लोग ले रहे हैं। और इसका हमारे पास ऑल ओवर टोटल आंसर जो आया था वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0.4 के समथिंग आया था, ठीक है। कितना आया था? 0.4 के समथिंग। अच्छा, तो इसमें समझ में क्या आई बात हमारे पास कि जब तक हम किसी भी मीडियम को, दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम और ये हमारे पास क्या है? डेंसर मीडियम है। जब तक बेटा हम अपने रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम को चेंज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? जब तक हम अपने रेयर और डेंसर मीडियम को चेंज नहीं करेंगे तो कितने भी डिग्री में आप इसको ले सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने भी डिग्री पे आएगा और कितने भी डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा ही कितना होगा? 0.4 ही होगा। नई बात समझ में आई? एक बार और सुनिए ध्यान से। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास यहाँ पे कितना था? हमने बोला 33.5 डिग्री है। दूसरे पॉइंट पे कितना बोला हमने? 23.4 डिग्री। ये मैंने रफ डाटा लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने रफ डाटा लिया। उन दोनों का आंसर कितना है हमारे पास? 0.4। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर एग्जांपल चेंज कर देता हूं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा यहाँ पे चेंज कर देता हूं, इतने डिग्री पे लेता हूं, इस डिग्री पे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट I2। और अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये होगा रिफ्रैक्शन का, एंड दिस इज कॉल्ड R2। तो मुझे बताओ क्या साइन एंगल ऑफ I1 अपॉन साइन एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ I2 अपॉन साइन एंगल ऑफ R2 जो है, क्या उसकी वैल्यू डिफर कर जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0.4 के समथिंग ही होगी। बात समझ में आई? तो साइन एंगल ऑफ आई एंड साइन एंगल ऑफ आर दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास? एक बार जो उनका रेशियो निकल आता है बेटा, वो हर कंडीशन के लिए हमारे पास सेम होगा। कब तक सेम होगा? जब तक हम रेयर मीडियम को या डेंसर मीडियम को चेंज न कर दें। आप किसी भी डायरेक्शन पे, आप यहाँ पे साइन बना लो, यहाँ पे इंसिडेंट रे ले लो, यहाँ पे इंसिडेंट रे ले लो, यहाँ पे ले लो, इन जो भी इंसिडेंट रे आप लोगे और जितनी भी इससे रिफ्लेक्टेड रे बेटे बनेंगी, उन सब के बीच में अगर आप रेशियो निकालोगे तो उनका रेशियो हमेशा ही क्या आने वाला है? 0.4, क्योंकि एक बार हमने जो रेशियो निकाल लिया वो चेंज नहीं होने वाला। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक आप रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम को क्या नहीं कर देते हो? चेंज नहीं कर देते हो। दैट्स द स्नेल्स लॉ। इतना सिंपल नहीं था। बात समझ में आई क्या? ठीक है, होप सो चीजें क्लियर होंगी। दैट साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर आप लोग बोलते हो फॉर एग्जांपल चीजें अगर इस फॉर्मेट में क्लियर नहीं हुई होंगी तो 1 सेकेंड, मैं साइन के लिए आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहूंगा। ठीक है, देखो बेटा, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जो एक और पार्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्नेल्स लॉ में पहले साइन की वैल्यूज आप लोग देख लो कि साइन थीटा या कॉस थीटा की बेसिकली वैल्यूज कैसे हम लोग डिटरमाइन या याद कर सकते हैं। बहुत ही जनरल फॉर्म में सिंपल सा है। 0 डिग्री हो गया हमारे पास, 30 डिग्री हो गया हमारे पास, 45 डिग्री हो गया, दिस इज कॉल्ड 60 डिग्री एंड वी हैव 90 डिग्री। ओके, तो मैंने बोला क्या आप 0/4 लिख सकते हो, 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट वन इज 4/4। इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसको मैंने बोला कि आप क्या कर दो बेटा, सबका अंडर रूट लगा दो। ठीक है, मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में 4 तक लिखिए और 0 से स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसको सॉल्व करिए। तो आपने जब इसको सॉल्व किया बेटा, आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको क्या रिजल्ट देखने को मिला? इसमें आपको आंसर मिला 0, इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिला 1/2, इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिला 1/√2। कैसे मिला? ये 2 1 2 2 ऐसे कटेगा, हमारे पास 1/√2। इसमें आपने देखा तो √3/2
2 एंड इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिला 1। ये हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू होता है 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2। तो आप इस टेबल से डायरेक्टली साइन की पूरी वैल्यूज ले सकते हो। और स्नेल्स लॉ में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे स्नेल्स लॉ के, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। और इसी का उल्टा कर देंगे आप तो cos की वैल्यू निकल आएगी cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। बात समझ में आई होगी, ओके। अब स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि अपने को समझना पड़ेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है बेसिकली कि स्पीड ऑफ लाइट में कितनी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, ये कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। कैसे बताएगा? अपने को कैसे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट में एक्चुअल में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो किसी से तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। किससे करेंगे हम कंपैरिजन? स्पेस से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखते कैसे हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? एन से डिनोट करते हैं बेसिकली। और हमारे पास C/V, that's the formula of refractive index, where C is the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, and V means speed of light in any other medium, light in any other medium, okay, speed of light in any other medium, clear? तो इससे समझ में क्या आता है कि स्पीड ऑफ लाइट में कितनी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, वो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। बात समझ में आई? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद अगर मैं बात करूं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारे पास अब रिलेशन भी अगर मैं निकालना चाहूं, फॉर एग्जांपल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, कि फॉर एग्जांपल लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर निकालना है अपने को, कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे इस फॉर्मेट में किया जा सकता है? तो हमने बोला कि चलिए देखते हैं, अगर एयर से वाटर में जा रही है तो इसी फॉर्मेट को फिर हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा जब रिलेट करेंगे दो रेयर मीडियम के बीच में, डेंसर मीडियम के बीच में, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं लिख के बताऊंगा तो आपको ज्यादा बात क्लियर समझ में आएगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आया? इसी में अगर मैं रिलेटिव लगा दूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कंपैरिजन, ठीक है, उसके बाद स्नेल्स लॉ को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उस फॉर्मेट में कैसे हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, हम एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, तो किसको कैसे लिखा जा सकता है? C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हमने बोला कि एयर से चीजें कहां जा रही थी? वाटर में जा रही है। कहां जा रही है? वाटर में जा रही है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना ही कहलाता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई क्या? तो इसके लिए मैं बोलूंगा C/V इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स में 110% मतलब बहुत बार देखने को मिला है बोर्ड्स में, ठीक है। और बच्चों को यही टॉपिक क्लियर नहीं रहता क्योंकि ध्यान से सुनते और समझते है नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, मजे से हम लोग इसको चीजों को समझ पा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट में कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला, कैसे कंपेयर करेंगे आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं जिम जाता था, ठीक है, मैं अपने प्राइम पे 100 kg उठाता था, मतलब आपकी जो यंग एज रही होगी, अब आप बुढ़े हो चुके हो, अब आप हो गए हो 50 या 60 ईयर के हो गए हो, ठीक है, अब आप उतना वेट नहीं उठा पाते, तो आप अपनी कंपैरिजन कैसे करोगे? अपने प्राइम सेल्फ से कंपैरिजन करते हो ना। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है? वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम से कंपेयर करके हम किसी अदर मीडियम में बता पाएंगे ना कि कितना स्पीड ऑफ लाइट में फ्लक्चुएशन हुआ है, उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन बताना क्या कहलाता है हमारे पास? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं बेटा, तो कैसे निकल के आएगा हमारे पास? N in air and relative refractive index in water is equal to C/V in air divided by C/V in water। अपने को पता है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होकर इनटू होगा तो C से C कट जाएगा हमारे पास। N in air what relative refraction water is equal to V by water air। ये हमारे पास दो जो
दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आ गया कि ऐसे चीजों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे भी डायरेक्टली रिलेटेड कभी न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम, इतना क्लियर हो गया होगा तो स्नेल्स लॉ के ऊपर फिर से आते हैं बेटा। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ के ऊपर फिर से आते हैं। क्लियर? ओके, सो हियर इज द स्नेल्स लॉ, आप इसे रीड कर सकते हो। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट फॉर given number of pair media in the color of the light, sin angle I upon sin angle of R is constant। कि sin angle of I, angle of incident and angle of refraction के बीच में क्या रिलेशन था वो स्नेल्स ने बताया था, that is sin angle of I upon sin angle of R, ये क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। ठीक है, the constant is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ये जो कांस्टेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, क्या बोलते हैं, सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, जस्ट लाइक नारुतोस रासिंगान। हैव यू सीन द रासिंगान? ठीक है, ठीक है, कि उसने अपने पूरे चक्र को क्या किया है, एक हाथ पे एक्यूमुलेट किया और उसकी जो हमारे पास क्या है बेटा, स्पिन है, रासिंगान का जो स्पिन है, द रिलेशन बिटवीन दीज एंगल्स रिमेन कांस्टेंट। जो इसके स्पिन पे बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका जो रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली हमारे पास जो स्नेल्स ने लॉ बताया था कि साइन एंगल ऑफ आई एंड साइन एंगल ऑफ आर, ये दोनों ही चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। और कांस्टेंट क्यों रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की जगह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ओरिजिनलिटी फॉर्म क्या है बेटा, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ओके, स्नेल्स लॉ जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा कि दैट इज साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या है बेटा, कांस्टेंट है हमारे पास n। ये कांस्टेंट क्या है, n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको और लिख सकते हैं साइन एंगल ऑफ आई दैट इज n1 इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ r इनटू n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट में हम इन सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा, तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सो इस चीज को थोड़ा और अच्छे समझने के लिए आइए समझते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेज। सो स्फेरिकल लेंस में हमारे पास दो टाइप के, जैसे हमने मिरर्स में दो टाइप के हमारे पास कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वही हम लेंसेज में भी हम दो टाइप के लेंसेज पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो देखते हैं बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या है, मतलब भाई जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था दैट कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग। ठीक है, यहाँ पे वो सारे केसेस उल्टे हो जाते हैं, जो वहां पे कन्वर्जिंग था यहाँ पे डाइवर्जिंग है, नाम में चेंजिंग आ गई है बट उनके नेचर में नहीं बेटा। बात समझ में आई? तो अगर हमने कन्वर्जिंग के लिए एटलीस्ट 6 केसेस पढ़े थे मिरर में, तो वही 6 केसेस हम लोग यहाँ पे कन्वर्जिंग के लिए किसमें, कॉन्वेक्स में पढ़ने वाले हैं। और डाइवर्जिंग के लिए हमने 2 केसेस पढ़े थे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पे हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए डाइवर्जिंग के लिए 2 केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखता है हमारे पास कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो अब इसमें बेसिकली हमने पढ़ा था कि मिरर वाले केस में हमने देखा था कॉनकेव मिरर हो गया या कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उसमें इस पॉइंट को पर्टिकुलरली पोल बोलते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ओसी। बात समझ में आई क्या? ओके, अब अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे हमको बेसिकली पता है बेटा दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस उसको कन्वर्ज कर देता है। कहाँ पे कन्वर्ज करता है? फोकस को कटाता है। बात समझ में आई? यही तो हमारे पास रूल है। क्या अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस को काट करके जाएगी। बात समझ में आई? कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल आ रही है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई, फोकस को काट करके गई। हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था वहां पे भाई? पोल पे पढ़ा था, और बहुत सारे रूल्स वहां पे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? पहला रूल ये हो गया बेटा। दूसरा रूल क्या है? अगर कोई भी लाइट रे कभी भी
ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो अनडेविएटेडली, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। हमने देखा सिंपल सी बात है रिफ्रैक्शन में, अभी अभी जस्ट पढ़ा कि अगर कोई भी लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है, मतलब लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, रेयर टू डेंसर तो बेंड हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि रेयर से डेंसर, ये रेयर मीडियम हो गया, पूरा एयर है, और ये हमारे पास जो लेंस है वो डेंसर हो गया, तो रेयर से डेंसर में गई। तो एक ही ऐसा केस है बेटा ऑप्टिकल सेंटर का जहां पे अनडेविएटेडली, मतलब दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और लाइट रे सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये दो लॉज है बेटा, रूल्स हैं। अगर ये दो रूल्स आपको क्लियर है तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। एक बार मैं पढ़ा दूं आप लोगों को फिर से। ऑप्टिकल सेंटर मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया। हमने जाना था कि अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा मैं यहाँ पे स्फीयर बना दूं बेटा, और एक स्फीयर यहाँ पे बना दूं, ठीक है, ये लेंस है। लेंस कैसा होता है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट है, मतलब दोनों साइड हम लोग देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं जैसे बताना चाहूं, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे F2 और F1 क्या है। जैसे अगर ये एक स्फेरिकल लेंस होता, ये स्फेरिकल मिरर होता, तो उसके पास अपने फोकल लेंथ है, अपने खुद का सेंटर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। सिमिलरली यहीं पे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और दिस इज C1। बस इसके नाम लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, हमने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे नहीं बोला, ट्वाइस ऑफ फोकस। अपने को पता है कि फोकस का अगर हम ट्वाइस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता था। बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे ये C2 क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ट्वाइस ऑफ F2 इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोलेंगे नहीं बेटा। थोड़ा बोलने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका कैजुअल हो चुका है, ठीक है। हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल करके क्या बोलते हैं, 2F1 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 2F2 बोलते हैं। बात समझ में आई? ट्वाइस ऑफ फोकस 2 एंड ट्वाइस ऑफ फोकस 1, दोनों ही कंडीशन में ये चीजें सेम है, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? आइए अब इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमने पढ़ लिए। कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को कट करके जाएगी, और अगर कोई भी लाइट रे फोकस से इमर्ज होकर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई भी लाइट रे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी लाइट रे बेटा फोकस से इमर्ज करके आती है, फोकस से निकल के आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, ठीक है। वाइस वर्सा, ये दो रूल हमने नॉर्मली पढ़े। तो तीसरा रूल क्या हो गया कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी तो अनडेविएटेडली, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा और सीधी निकल जाएगी। बात समझ में आई क्या? ये दो रूल्स, बेसिकली तीन रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने जाना कि कॉनकेव क्या होता है, हमारे पास डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग मिरर ने हमारे पास जितने भी केस बनाए थे उसमें क्या बनाया था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बनाई थी और स्मॉल बनाई थी, अगर आपको मिरर का केस याद हो तो। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास वो है कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव मिरर क्या था, वहां पे हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर था। उसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे, जिसमें से 1 to 5 केस में हमने क्या देखा था, रियल प्लस इन्वर्टेड, और 6th केस में क्या पढ़ा था, वर्चुअल प्लस इरेक्ट इमेज बन रही थी। मैं सिर्फ याद करा रहा हूं आप लोगों को। अब यही सेम कंडीशंस जो हमने मिरर के लिए पढ़ी, वही सेम कंडीशन हम लोग लेंस के लिए पढ़ने वाले, बस नाम चेंज हो गया है थोड़ा सा, बस नेचर नहीं चेंज हुआ। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेटा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये पूरे हमारे पास कॉन्वेक्स के केसेस हैं। पहला केस क्या है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो दो राइज अगर पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस को कट करके जाएंगी, तो इमेज कहां पे बन जाएगी, फोकस पे बनेगी। बात समझ में आई? साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा इसका, रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरी, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड 2F1, 2F1 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, बस नाम लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया है। अगर यहां पे है बेटा तो जो इमेज हमारे पास बन रही वो कहां पे बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल गई, और हमारे पास जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। बात समझ में आई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिरर बन रही थी, यहां पे भी F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनी। साइज की अगर मैं बात कर दूं बेटा यहाँ पे, तो साइज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट देखो बड़ा है और हमारे पास इमेज क्या है, छोटी है, तो हम साइज का बोलेंगे स्मॉल, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूं बेटा, नेचर कैसा है हमारे पास, रियल प्लस इन्वर्टेड। क्लियर? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बन रही है भाई, ठीक है। रूल्स तो आप देख ही रहे हो, वही दो रूल लगा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस को काटी, ऑप्टिकल सेंटर सीधा निकल गई। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज क्या है हमारे पास, सेम साइज, इमेज इज सेम साइज। क्लियर? अगर इमेज सेम साइज है बेटा तो सेकेंडली अगर मैं नेचर पूछूं तो नेचर क्या होगा इसका, नेचर सिंपल सा है, रियल प्लस इन्वर्टेड।
रियल इन्वर्टेड बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं? अरे सिंपल है भाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, नीचे बन रही है, उसी को तो हम इन्वर्टेड बोलते थे। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस सारी इमेज कहां बन रही है? नीचे। तो क्या बोलेंगे हम इसको? रियल प्लस इन्वर्टेड। बात समझ में आई? सेम कंडीशन यहां पे भी है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए बेटा? बिटवीन टू F1 एंड F1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जो हमने मिरर में रखा था कॉनकेव में, वहां पे अगर यहीं पे सेम कंडीशन रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड 2F2। अगर मैं साइज की बात करूं तो थोड़ा सा ये बनेगी बेटा इनलार्ज, और अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर रहेगा इसका रियल प्लस इन्वर्टेड। बात समझ में आई? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अब कहां रख रहे हैं हम लोग? फोकस पे रख रहे हैं, F1 पे रख रहे हैं, तो हमारे पास इमेज कहां पे बनेगी? इमेज हमारी बनेगी बेटा, ये दो लाइन पैरेलल निकल गई अगर आपको दिख रहा होगा, और हाइपोथेटिकली हम मानेंगे फिजिक्स में कि ये कहां बनी होंगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर जाकर के कहीं ना कहीं इनमें रिफ्रैक्शन हुआ होगा और आगे जाके ये एक दूसरे को काटी होंगी। तो इमेज कहां बनी होगी? इनफाइनाइट पे। इसकी इमेज कहां पे बनी होगी बेटा? इनफाइनाइट पे। मैं अगर साइज की बात करूं, साइज होगा हमारे पास हाईली इनलार्ज, और अगर मैं नेचर की बात करूं बेटा, नेचर सिंपल है, रियल प्लस इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। लास्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है बेटा? F1 और ऑप्टिकल सेंटर हमने मिरर के केस में कहां पे रखा था? पोल और फोकस के बीच में रखा था, और कहां बन रही थी? वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। सेम कंडीशन हमने यहां भी रखा, और दो लाइट रेज जो निकल के गई वो एंटी पैरेलल थी। एंटी पैरेलल होने के चलते हाइपोथेटिकली ये सामने नीचे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया, इसको पीछे मिलाया, और आप देखो ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटू सा है, और इमेज क्या है? बहुत बड़ी सी है। तो अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, तो साइज हमारा क्या होगा? साइज हमारा इनलार्ज होगा। और अगर मैं यहाँ पे नेचर की बात करूं तो नेचर क्या होगा हमारे पास? वर्चुअल प्लस इरेक्ट। वर्चुअल प्लस इरेक्ट। सेम कंडीशन मिरर, कॉनकेव मिरर में भी, मतलब कन्वर्जिंग मिरर में भी हमने पढ़ी थी, और यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस में भी हम लोगों ने 6 केसेस, सिमिलरली 6 केसेस यहीं पर पढ़े हैं। बात समझ में आई क्या? ओके, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग मिरर में 2 केस पढ़े थे, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस में भी 2 केस हैं। पहला केस क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, फोकस को कट करके जानी चाहिए, बट ये वाला फोकस तो इसका काम का है ही नहीं, क्योंकि डाइवर्ज कर रही है लाइन को, तो हमने पीछे वाले फोकस पे लाइन को काटा और यहाँ पे इमेज बन रही। तो इसका अगर साइज की बात की जाए बेटा, साइज क्या है हमारे पास? पॉइंट साइज है। साइज कैसी है? पॉइंट साइज है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर क्या होगा हमारे पास? वर्चुअल प्लस इरेक्ट, जैसा हमने मिरर के केस में पढ़ा था, सिमिलरली लेंस में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या केस है भाई? यहाँ पे है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट रे पैरेलल जा रही है तो कट करके जानी चाहिए फोकस को, तो हमने फोकस को जुगाड़ से कट करवाया। और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर को कट करके निकलती है, यहाँ से दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कट करके जाएगी तो अनडेविएटेडली निकल जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारे पास छोटू सी इमेज बन गई। अच्छा, तो अगर हमने बात की बेटा कि साइज की, तो साइज क्या होगा हमारे पास? साइज इसका होगा स्मॉल, और अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर होगा बेटा वर्चुअल प्लस इरेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज मतलब इरेक्ट, सीधी इमेज। इरेक्ट का भाई होता है वर्चुअल और रियल का भाई होता है इन्वर्टेड। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? हाँ, अब थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा था, ओरली में बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा उनको कंपैरिजन वाइज समझाना चाहूंगा विद द यूज ऑफ ट्रिक। और एक ट्रिक से आपको दोनों केसेस सारे याद हो जाएंगे, और आप देख पाओगे दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है। ये दोनों क्या है हमारे पास? कन्वर्जिंग नेचर के हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। अगर पहला केस क्या है बेटा? अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं सिंपली एक चीज यहां पे लिखना चाहूंगा कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे बेटा, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं व्हाइट कलर से डिनोट कर रहा हूं, और जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं, इमेज को मैं रेड कलर से डिनोट करूंगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहला कहां पे रखा गया भाई? इनफाइनाइट पे। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा ऑब्जेक्ट, और पास आ रहे हैं हम लोग फोकस पे, और सिक्स ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया। क्लियर? अगर 6 केस यहां पे देखने को मिले तो 6 केस यहां पे भी देखने को मिलेंगे। पहला इनफाइनाइट पे रखा गया, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है बट इसको क्या बोलते हैं? 2F1 बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ F1 बोल दिया हमने। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे,
और सिक्स्थ केस कहां पे रख दिया गया बेटा? फोकस और पोल ना बोल करके इसको हमने क्या नाम दे दिया? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन देखिए जल्दी से। इमेज फॉर्मेशन क्या मैंने ट्रिक बताई थी कि इसमें आप 1 लिख सकते हैं क्या? आपने बोला सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज 1 फोकस, ये हमारे पास हो गया 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे 3, यहाँ पे हो गया हमारे पास 4, यहाँ पे हो गया हमारे पास 5 जो कि इनफाइनाइट में, और ये हो गया हमारे पास 6। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे अब बात करूं, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। दूसरा केस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, तो नीचे इमेज बन जाएगी। कैसी? सेम साइज बनेगी, अभी बात करते हैं। चौथा और पांचवा, तो अगर मैं साइज की बात करूं बेटा, तो इसके अगर मैं साइज की बात कर रहा हूं तो दिस इज द पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और यहां से लेके यहां तक सारे केस क्या है? रियल प्लस इन्वर्टेड। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया रियल प्लस इन्वर्टेड? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं 5 केस, तो पांचों केस क्या होंगे हमारे पास? रियल प्लस इन्वर्टेड। ये पॉइंट साइज हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास स्मॉल, ये हो गया बेटा हमारे पास सेम साइज, सेम साइज। और फोर्थ नंबर हो गया हमारे पास इनलार्ज, और फिफ्थ नंबर हो गया बेटा हाईली इनलार्ज, और सिक्स्थ नंबर क्या है? ये तो इनलार्ज ही है, बट नेचर ही बदल गया, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। अब मैंने वर्चुअल और इरेक्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर की। व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन कंसीडर एज वर्चुअल इमेज। मतलब क्या कि अगर ये मिरर है, मिरर के सामने अगर इमेज बन गई तो वो रियल होगी, मिरर के पीछे बन गई तो वर्चुअल। बात समझ में आई क्या? लेंस में ये मत सोच लेना, क्लियर है क्या? लेंस में ये मत सोच लेना कि लेंस के पीछे लेंस के आगे। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, 1 to 6 केस हो गए हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा था कि पहला ट्रिक क्या था? फोकस। दूसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यहाँ पे भी ट्रिक पहला, दूसरा इन दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा इनफाइनाइट, और सिक्स्थ केस क्या है बेटा? नेचर ही बदल दिया। बात समझ में आई? और हमने देखा कि 1 to 5 केस में कैसा बन रहा है हमारे पास? रियल प्लस इन्वर्टेड सीन है। बात समझ में आई? पहले में यहां पे हमने फर्स्ट देखा था पॉइंट साइज, पॉइंट साइज से इमेज थोड़ी बड़ी हुई स्मॉल, फिर सेम साइज, फिर इनलार्ज, फिर हाईली इनलार्ज, नेचर ही बदल दिया। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या? पॉइंट साइज, स्मॉल, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, नेचर ही बदल दिया। इनलार्ज तो है, बस वर्चुअल प्लस इरेक्ट है। बात समझ में आई? तो होप सो ये कंपैरिजन समझ में आया होगा कि जैसे हमने कन्वर्जिंग मिरर के लिए पढ़ा था, सेम सारे केसेस हमने कन्वर्जिंग लेंस के लिए भी पढ़े हैं बेटा। होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। बात समझ में आई क्या? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये दोनों आ गए, फिर कौन है भाई? ये है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मिरर केस में पहला था इनफाइनाइट, इसके लिए मैं दोनों ऑब्जेक्ट यूज नहीं करने वाला। पहले दो ही केस बनते हैं, एक यहाँ पे बनता है और एक का दूसरा केस कहाँ पे है कि किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। इसमें भी यही सेम कंडीशन है, पहला कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे, और दूसरा कहाँ पे? किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। दो ही केसेस बनते हैं, ठीक है। इसमें दोनों केसेस में हमारे पास इमेज कहाँ बन रही थी? पहले केस में जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी, दूसरी कहाँ पे बन रही थी बेटा? फोकस और पोल के बीच में बन रही थी। और ये क्या होती है? वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। ये कैसी होती है? वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस स्मॉल। ये अब इसमें भी दो ही कंडीशन बन रही थी बेटा। पहला केस क्या बन रहा था? इस वाले फोकस पे इमेज कहां बन रही है? पहली वाली इस वाले फोकस के ऊपर बन रही है, और यहाँ पे दूसरी इमेज कहां बन रही थी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही थी। ये दूसरी इमेज बन रही है, और दोनों ही इमेज कैसी हैं? ये क्या है हमारे पास? वर्चुअल प्लस इरेक्ट है और पॉइंट साइज है। और ये वाली इमेज कैसी है हमारे पास? वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस स्मॉल। होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। दोनों के बीच में मैंने कंपैरिजन बता दिया। क्लियर? अब आ जाइए मेन टॉपिक पे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बेटा, ये चीज, ये टॉपिक जिसका भी क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने वाली चीज है बेटा। दिस इज द साइन कन्वेंशन। और अगर साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया तो मिरर हो गया, लेंस हो गया, आपको कोई भी टाइप की न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाए। इवन आप रेफरेंस लगा लीजिए, ओलंपियाड के पेपर्स लगा लीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड, मतलब मैं पेपर लीक वाला सिस्टम तो मेरा नहीं है, आई एम नॉट अ लीकर, बट ये है कि मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा सकता हूं कि आपको पेपर लीक या पेपर ऐसा देखने की जरूरत पड़ने नहीं वाली। मैं डायरेक्टली कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं अब साइन कन्वेंशन का।
बात समझ में आई क्या? आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन बेसिकली है क्या बेटा। मैंने बोला दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई क्या? क्लियर? अच्छा, अगर कोई भी चीज हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे बेटा? मिरर के ऊपर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन करके रखते थे, तो ऊपर क्या है? वाई एक्सिस। कैसा? पॉजिटिव में। तो अगर हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही नापेंगे ना भाई, यहां से लेके ऐसे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ एन इमेज, अगर किसी की हाइट अगर कहां बन रही है बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाइट ऑफ एन इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज कहां बन रही है? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन बन रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे? नेगेटिव वाई। तो ये दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव नेगेटिव। बात समझ में आई? अच्छा, अपने को पता है दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज, ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस चलता है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलता है। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी डायरेक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो, यहां से लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। और यहां से आप कोई भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड में लेते हो, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या मिल जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मिरर के केस में हमने यहाँ पे क्या रखा था? पोल को रखा था। लेंस के केस में बेटा आपको क्या रखना है? यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर रखना है। अगर मैं यहां बनाना चाहूं ये, तो मैंने यहां पे क्या रख दिया है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आई? और अगर दिस इज कॉन्वेक्स, अगर कॉनकेव के लिए बनाना चाहूं तो दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव का भी ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होना चाहिए? ओरिजिन पे रख दो, बात खत्म। हो गया साइन कन्वेंशन। आइए समझते हैं कैसे खत्म हो गया। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था? पोल, ये अपवर्ड डायरेक्शन में अपने को क्या मिल जाएगा? नेगेटिव, सॉरी वाई एक्सिस। नीचे क्या मिल जाएगा? नेगेटिव वाई। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव एक्स। ठीक है, अब टोटल टर्म्स कितने होते हैं हमारे पास? आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी सेम कंडीशन है भाई। ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स, इधर जाओगे तो पॉजिटिव एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बोला भाई? फोकल लेंथ वी, यू, एच आई एंड एच ओ। ये 5 टर्म क्लियर होने चाहिए। जनरली टीचर्स 3-4 यू, फोकल लेंथ और एच ओ के बारे में बता देते हैं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एच आई के बारे में कोई और वी के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन होता नहीं, बट हम सारी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो गया? फोकल लेंथ क्या होगा? यू क्या होगा? एंड एच आई, एच ओ ले लेते हैं, और यहाँ पे हम वी लेंगे और एच आई लेते हैं। ठीक है, मेरे लिए एक बात मानिए आप लोग, फोकल लेंथ वाला जो केस है ना, फोकल लेंथ में बेटा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। फोकल लेंथ हमने इसके लिए क्या पढ़ा? साइन कन्वेंशन। मिरर इसलिए मैं मिरर पहले पढ़ाता हूँ, लेंस बाद में। सारे टीचर्स ऐसे ही करते हैं भाई। मिरर में हमने देखा था कि फोकल लेंथ, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसका फोकल लेंथ कहाँ है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, ये है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसके लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। बात समझ में आई? ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्वेक्स होता है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो राइट हैंड साइड में होती है, मतलब पॉजिटिव एक्स साइड में होती है। तो कॉन्वेक्स लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो होती है पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि सारे फोकस कौन सा इसका यूज में आता है? ये वाला यूज में आता है। बात समझ में आई क्या? राइट हैंड साइड वाला यूज में आता है। ध्यान से भी देखेंगे आप तो सारे फोकस किसमें यूज में आ रहा है? राइट वाले में। इसका लेफ्ट वाला फोकस क्या होता है? इनएक्टिव होता है, क्योंकि कन्वर्ज तो कर रहा है ना। तो 1 to 5 केस में यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी ये वाली मान होगी, तो राइट हैंड साइड वाली मान होगी। तो वी हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जो फोकल लेंथ है इसकी, यहाँ पे क्या होती है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? इसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। इसके लिए क्या होती है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? यू क्या होता है? यू इसके लिए नेगेटिव होता है मेरे भाई। यू इसके लिए भी क्या होता है? नेगेटिव। यू मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर या लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और द मिरर। बात समझ में आई? यू यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। एचओ क्या होता है? यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। ध्यान से देखिए, सारे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, तो एचओ पॉजिटिव। और सारे ऑब्जेक्ट्स को
कहां रखा गया था, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखा गया है, पोल के लेफ्ट में रखा गया है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव एक्स, ये डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव एक्स, तो सब में क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, इसके लिए एचओ पॉजिटिव। यहां पे यू क्या होता है बेटा, ऑलवेज नेगेटिव, एचओ क्या होता है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ इसके लिए होती है पॉजिटिव। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब V की अगर मैं बात करूं बेटा, तो V देखिए, अगर आप इमेज फॉर्मेशन देखिए 1 to 5 केस में, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। 1 to 5 केस का क्या मतलब होता है बेटा, 1 to 5 केस, ये देखो 1 से 5 केस में जो हमारे पास V था वो कहां बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और सारी चीजें राइट साइड में ही बन रही है। राइट साइड में क्या सॉरी लेफ्ट साइड में बन रही है, तो लेफ्ट साइड अपने को क्या मिल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल रही है। तो 1 to 5 केस के लिए V क्या होगा, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगा, नेगेटिव। और 6th केस में क्या बन जाएगा बेटा, 6th केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों 6th केस में पॉजिटिव, 6वां केस देखो कहां बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड बन रहा है, कहां बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड बन रहा है, इसलिए V का 6th केस क्या होता है, पॉजिटिव। HI की अगर मैं बात करूं, हाइट ऑफ एन इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे हैं 5 केस, नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रहे हैं, तो 1 to 5 केस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, नेगेटिव, और 6th केस के लिए क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। 6th केस ये बन गया अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव। इसके लिए भी V जो होगा, अब देखो यहां पे V क्या था हमारे पास, सब लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी इमेज, यहां पे V क्या है, यहां से जब हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलता है। बात समझ में आई, इसीलिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले पढ़ाया बेटा, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने समझ लिया कि ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, वो पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, तो इधर साइड आप जाओगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड मूव करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस को ऐसा पॉजिटिव। इसलिए 1 to 5 केस में, यहां पे भी 1 to 5 केस में आप देखोगे इमेजेस कैसी बन रही है, राइट साइड में बन रही है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। और 6th केस के लिए V की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और HI के लिए बात करें तो 1 to 5 केस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, और 6th केस में बेटा क्या बोल देंगे, HI की वैल्यू फॉर 6th केस क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। क्यों, ये देखो 6th केस कहां बन रहा है इसका, ये है 6th केस, ये 6th केस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए 6th केस में वैल्यू पॉजिटिव। होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये है बेसिक साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन समझ में आ गया बेटा, ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, क्योंकि चैप्टर मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये चैप्टर क्लास 10th में डिजर्व क्यों करता है, ड्यू टू द साइन कन्वेंशन। आप कभी भी न्यूमेरिकल लगाने बैठोगे, दो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम किस में जाती है, साइन कन्वेंशन में। आपको समझ में नहीं आ पाता कि पॉजिटिव कब ले लें, नेगेटिव कब ले लें। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई क्या। नाउ द नेक्स्ट पार्ट बेटा, ओके, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों ही क्या है, डाइवर्जिंग है। अगर मैं फोकल लेंथ V, U, HI और HO की बात करूं, यहां पे फोकल लेंथ V, U, HI और HO की बात करूं, इसकी फोकल लेंथ होती है बेटा क्या, पॉजिटिव। इसकी कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, इसका ये वाला फोकस क्या होता है, एक्टिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्टिव होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलता है अपने को, तो नेगेटिव क्या मिलेगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप 90% लोग कंफ्यूज हो, गुरुजी इसके तो F1 इधर भी है, फोकस दोनों साइड है, कौन सा फोकस माने, कॉनकेव में लेफ्ट वाला मानोगे और कॉन्वेक्स में राइट वाला फोकस मानोगे, याद हो गई चीजें, ओके। अब मैं V, U, HI और HO की बात करता हूं। U क्या है, U मतलब आप, कैसे हो आप, नेगेटिव हो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। U मतलब नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, क्लियर, U यूनिवर्सल नेगेटिव। V क्या है हमारे पास, HO क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, HO मींस हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, HO पॉजिटिव, U, इतना क्लियर हुआ क्या, ओके। अब अगर मैं इसकी HI की बात करता हूँ, हाइट ऑफ एन इमेज कैसी बन रही, वर्चुअल डायरेक्ट बनती है ना, दोनों ही कंडीशन में इमेजेस कैसी बन रही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो HI दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों केस में पॉजिटिव। V दोनों केस में क्या होगा, V क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, ये देखो इमेज का डिस्टेंस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड। इमेज कैसी बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से साइड बनती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, V दोनों ही कंडीशन के लिए क्या है बच्चा, पॉजिटिव। बात समझ में आई। इसमें बात करते हैं, इसमें जो HI है बेटा, हाइट ऑफ एन इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर,
HI क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। क्लियर। और हमारे पास अगर हम V की बात करें बेटा, तो V क्या है हमारे पास, अब V के लिए थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्स मिलता है, और राइट की तरफ मूव करेंगे तब एक्स मिलता है। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पे V क्या होगा, नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को 10-15 मिनट जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसको आप 2 से 3 बार, अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको 2 बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो 3-4 बार यहीं पे चीजों को रिमाइंड करिए और साइन कन्वेंशन अच्छे से सीखिए। आफ्टर नोइंग द साइन कन्वेंशन बेटा फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात कर सकते हैं। अगर साइन कन्वेंशन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। बात समझ में आई क्या? मैंने सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, कोई भी चीज आपको रटाई नहीं है और रटना नहीं है, क्योंकि मेन एग्जाम में प्रेशर इतना ज्यादा होता है बोर्ड के एग्जाम में कि आप प्लस की जगह माइनस हो जाना बहुत ही माइन्यूट से मिस्टेक है, जो कि हो जाएगी आपसे। इसलिए आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के पढ़ोगे तो चीजों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज साइन कन्वेंशन हो गया हमारे पास। ओके, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला। अब हम मिरर और लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं बेटा। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मींस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन की बात की जाए बेटा, मैग्निफिकेशन के लिए -v/u और HI/HO। क्लियर। हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेंस फॉर्मूले की बात की जाए 1/f इज इक्वल टू 1/v। ये यहाँ पे प्लस होता है मिरर में, तो लेंस में क्या हो जाएगा, -1/u। क्लियर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसके लिए भी कॉमन ही है। इधर हमारे पास माइनस था, उधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस v/u। अब प्लस तो लिखते नहीं है जनरली, बट समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, और HI/HO। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर क्या HI/HO दोनों ही कंडीशन में सेम रहता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, मतलब साइन कन्वेंशन तो लग रहा है बट कोई भी साइन का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं दोनों फॉर्मूले के लिए। बात समझ में आई। और मैग्निफिकेशन के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन में हमारे पास 3 केसेस होते हैं। मैग्निफिकेशन जो बेसिक वैल्यू होती है बेटा वो 1 के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। मतलब 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, 1 के बराबर होगी। जब मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 के बराबर हो जाए तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, सेम साइज। सेम ऑब्जेक्ट का कैसा है, सेम साइज है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में, इसके लिए बस नहीं, दोनों ही केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कभी भी आपकी 1 से बड़ी हो जाए तो हम बोलेंगे इनलार्ज, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी हो जाए तो हम इसको बोलेंगे स्मॉल। कि ऑब्जेक्ट अगर आपका कभी भी आंसर फॉर एग्जांपल आ जाता है 1, ठीक है, तो आप बोलोगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है सर? अगर 1 आ रही है, इसका मतलब जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, सेम साइज की बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया होगा, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में, लेंस में, मिरर में, चाहे जिसकी भी बात हो रही हो, कहां प्लेस किया गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मैग्निफिकेशन का एक और मतलब होता है बेटा। मैग्निफिकेशन में अगर मैं एक चीज और समझाना चाहूं आपको, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि मैग्निफिकेशन में अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं -2, अगर मैंने मैग्निफिकेशन लिख दिया -3, मैंने मैग्निफिकेशन में 0.4 नेगेटिव, मैंने मैग्निफिकेशन में लिख दिया 0.7 पॉजिटिव का साइन तो लगाते नहीं है, +3, अगर इस फॉर्मेट में चीजें लिखी गई हैं तो इसका क्या मतलब है? निगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? जब भी मैग्निफिकेशन से आंसर आएगा, -2 लिखा हुआ है, आपने बोला सर -2 का मतलब है ये 1 से छोटा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी हमारे पास वो बनेगी स्मॉल। मैंने बोला नहीं, क्यों? क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन के सामने क्या खींचना है, लाइन खींचनी है। मैग्नीट्यूड को अलग पढ़ना है, साइन को अलग पढ़ना है। 2 1 से बड़ा है क्या? आपने बोला बिल्कुल 1 से बड़ा है। तो 2 क्या होता है बेटा, 1 से बड़ा है, तो हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। तो फिर एक क्वेश्चन बना कि ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है नेचर। नेचर मतलब क्या, रियल प्लस इन्वर्टेड है। जहां भी आपको मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन मिल जाए, इसका क्या मतलब है, रियल प्लस इन्वर्टेड। और जो बचा हुआ मैग्नीट्यूड है, अगर वो 1 से, ये देखो ये 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है हमारे पास, डिमिनिश्ड या स्मॉल। बात समझ में आई? अगर +7 लिखा हुआ है तो पॉजिटिव साइन क्या बताता है? पॉजिटिव साइन बताता है वर्चुअल प्लस इरेक्ट है, और जो हमारे पास 0.7 लिखा हुआ है 1 से बड़ा है छोटा, आप बोलोगे 1 से छोटा है तो स्मॉल। क्लियर? बात समझ में आ गई क्या? ये होता है मैग्निफिकेशन के लिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं थोड़े
न्यूमेरिकल्स नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पावर का लास्ट कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ के फिर लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? अरे लेंस कितना भी कन्वर्ज कर पा रहा है, लेंस मतलब कोई भी पैरेलल लाइंस को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना भी डाइवर्ज कर पा रहा है किसी प्लेस पे, उसी को क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, आपने देखा होगा ये पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बेसिकली ह्यूमन आई में मैं कवर करने वाला हूं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, कि मायोपिया डिफेक्ट है हमारे पास, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है। ठीक है, इन सब चीजों में कैसे हम लोग लेंस का यूज करके अपनी आई विजन को करेक्ट करते हैं। बात समझ में आई क्या? बट पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था तो मैं थोड़ा सा ही इसको इंट्रोड्यूस करूंगा। क्या है? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। बात समझ में आई क्या? और पावर का जो फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ होता है, और ये 1 किस में है मेरे भाई? मीटर में। 1 किस में है? मीटर में। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि इस 1 को मीटर में रख करके सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 100 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ। ये मेन फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन फोकल लेंथ। बात समझ में आई क्या? तो इससे नॉर्मल पावर के न्यूमेरिकल्स भी आप लगा सकते हो। बेसिक पावर के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बेटा वो सेकंड चैप्टर में हमारे पास हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। होप सो समझ में आया होगा। ओके, अब आ जाओ टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पे आपको फोकस करना है। अगर जनरल लेवल के क्वेश्चन पूछे, जनरल क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपको यू गिवन होगा, आपको फोकल लेंथ गिवन होगी, ठीक है, आपसे डायरेक्टली वी पूछा जाएगा। अगर इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मिल गए या आपसे मैग्निफिकेशन पूछ लिया गया, मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन आप निकाल लोगे तो उसमें आप नेचर और साइज तो साथ में फ्री में मिलता है, मैग्निफिकेशन में दोनों ही बता दोगे फिर। बात समझ में आई क्या? मैग्निफिकेशन में अभी समझाया, माइनस वैल्यू -1 मिलेगा, इसका क्या मतलब है? रियल इन्वर्टेड सेम साइज। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन में आप नेचर और साइज सारी चीजें बता सकते हो। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेटा, जब आपको u और f ये गिवन ना हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या गिवन हो आपको? फॉर एग्जांपल अगर आपको v गिवन और फोकल लेंथ गिवन और u निकालना, ये थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। मैंने ये बढ़िया क्यों बोला? ये किसके किसके लिए बढ़िया बनेगा? कन्वर्जिंग वालों के लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए और कन्वर्जिंग मिरर के लिए। डाइवर्जिंग के लिए ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें अब बच्चों को जो 90% डाउट आ जाता है वो ये आता है कि सर v की वैल्यू क्या है हमारे पास? v की वैल्यू तो फिक्स होती ही नहीं, u की वैल्यू तो यूनिवर्सल नेगेटिव है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको v की वैल्यू कुछ भी XYZ मैंने v की वैल्यू आपको दे दी और मैंने पूछा ये है कॉनकेव मिरर है, तो आप उस कंडीशन में v की वैल्यू पॉजिटिव रखो कि नेगेटिव? किसी ने चिल्ला के बोला सर v की वैल्यू मैं नेगेटिव रख रहा हूं। क्यों नेगेटिव रखे? जब तुमको फोकल लेंथ पता है, v पता है, u पता ही नहीं है, तो तुमने नेगेटिव कैसे रख दी? क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कंडीशन में 5 केसेस में, शुरू से 5 केसेस में v की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। बट लास्ट के केस में v की वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। और सॉरी मिरर में हमारे पास क्या हो जाता है? लेंस में हमारे पास अपोजिट हो जाता है वही चीज। तो v की वैल्यू मतलब हमारे पास पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। डाइवर्जिंग के लिए तो v कांस्टेंट ही होता है, बट जैसे हमने मिरर के लिए बात की या लेंस के लिए बात की, कन्वर्जिंग वालों के लिए, तो कन्वर्जिंग वालों के लिए 5 केस में v की वैल्यू डिफर करती है और लास्ट केस के लिए डिफर कर जाती है। तो उस कंडीशन में v को आप क्या लेके सॉल्व करोगे? नेगेटिव भी लेके सॉल्व करोगे और पॉजिटिव भी मानोगे। बात समझ में आई क्या? आप v की वैल्यू एक बार नेगेटिव लोगे, एक बार पॉजिटिव लोगे। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तब ले लेना। क्वेश्चन में कैसे मेंशन होगा? जैसे मैंने बोला कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्या है? कॉनकेव मिरर है। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इमेज ये कैसा बना रहा है? रियल प्लस इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। मैंने क्या बोला? कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, और कैसी इमेज बना रहा है? रियल प्लस इन्वर्टेड। तो आपके मन में आएगा रियल प्लस इन्वर्टेड क्या मतलब होता है? 5 केस, शुरू के 5 केस सामने की ओर बनते हैं। 1 to 5 केस कहां बन रहे हैं? फ्रंट की ओर बन रहा है। और फ्रंट में क्या मिलता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। उधर क्या जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस मिलेगा तो 110% v की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी उस कंडीशन में? नेगेटिव ले लो, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? रियल प्लस इन्वर्टेड। बट अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा ही नहीं है कि रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर गुम गया है आपके बुक से, या ये चीज गिवन ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर है, v की वैल्यू गिवन है और f गिवन है आपको, और मैग्निफिकेशन वगैरह निकाला, तब क्या करोगे? उस कंडीशन में आप नेगेटिव लेके भी सॉल्व करोगे और v की वैल्यू पॉजिटिव मान के भी सॉल्व करोगे। बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। बात समझ में आई क्या? और
टीचर्स जो होते हैं बेसिकली एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर के माइंड से आपको खेलना सिखा रहा हूं कि एग्जामिनर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो डायरेक्टली कभी नहीं दे देगा आपको कि कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है या कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दे देगा, या बोल देगा कि ये एक ऐसा मिरर है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट, ये हमने बात की है, साइन कन्वेंशन से ही सारी चीजें अपने को पता हो जाती हैं। क्लियर? दिस इज साइन कन्वेंशन। क्लियर? तो आपने सोचा कि जब तक साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं तब तक एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ खेलता रहेगा। जैसे ही साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी न्यूमेरिकल बहुत हद तक प्रैक्टिस, मतलब न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही, बट उतने ज्यादा प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। अब देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने बोला कि u गिवन है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, मैंने बोला फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बोला v क्या होगा बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेचर क्या है हमारे पास और साइज क्या है, ये आपको बताना है। u 15 है, फोकल लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, बाकी सारी चीज साइन कन्वेंशन मैंने नहीं किया है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के तो नहीं देगा, बस ये पूछा जाएगा कि अब इसमें ये क्या है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, मैं बोलता हूं कि कॉनकेव है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास मैग्निफिकेशन कैसा होगा। ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन मेरे को मिलती है और मुझे क्वेश्चन पेपर में ये सॉल्व करने के लिए नहीं आया, ये मेरे में ऑब्जेक्टिव रूप में आया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो मैं इसका आंसर कैसे डायरेक्टली लिख सकता हूं। मेरे मन में सीधे बनेगा डायग्राम कि कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, लो डायग्राम, मैंने डायग्राम बना दिया, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज कॉन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला यार ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है 50, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो 50 है, ऑब्जेक्ट को पोल और यहां के बीच में रखा जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे यहां पे होगा हमारे पास, ये है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। बात समझ में आई? और हमको पता है कि फिफ्थ केस, ये 6th केस है, और 6th केस में इमेज कहां बनती है, यहां पे बन जाती है। कैसी बनती है, इनलार्ज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मस्ट बी 1 से बड़ी होगी, और कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी। जो भी मुझे पॉजिटिव और 1 से बड़ा मिलेगा तो आंख बंद करके तुक्का लगा दूंगा मैं उसमें। तुक्का क्या, सेंसिव साइज, मैंने मतलब सेंस वाइज ही मैंने इसको सॉल्व किया है। बात समझ में आई क्या? अब ये मिरर है बेटा, तो मिरर फॉर्मूले का यूज करके आप 1/f = 1/v + 1/u इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में पुट करिए। फोकल लेंथ कितना होगा, अच्छा इसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, यहीं पे साइन कन्वेंशन कर लो। फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, यू क्या होता है, नेगेटिव, यू तो यूनिवर्सल नेगेटिव है। बात समझ में आई क्या? अब पेपर में आपको साइन कन्वेंशन करके नहीं मिलेगा, है ना, साइन कन्वेंशन आपको खुद करना पड़ेगा, लैंग्वेज के रूप में लिखा होगा। और कभी कभी ये कॉनकेव मिरर डायरेक्ट ना लिख करके आपको लिख देगा कि कन्वर्जिंग मिरर है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में बात पता होनी चाहिए आपको। बात समझ में आई क्या? आपने यहाँ पे लिखा और डायरेक्टली फिर यहाँ पे 1/f, f की जगह आपने लिख दिया -50 = 1/, सॉरी आपने लिखा 1/50 = 1/-50 है, ये 1/v प्लस माइनस में क्या है हमारे पास, u की वैल्यू कितनी, माइनस में 25 है, इसको इधर लाओ तो 1/50 प्लस 1/25 = 1/v। एलसीएम ले लोगे बेटा, ये हो जाएगा 50 हमारे पास। अब ये तो किसी के पास डाउट नहीं है ना कि एलसीएम लेते नहीं बन रहा है, ठीक है, एलसीएम लेते अगर कभी ना बने तो सिंपल से इन दोनों को इनटू करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया करो, ठीक है, अगर हार्ड एलसीएम जा रहा है तो। बट बाकी ऐसा हार्ड एलसीएम जाता नहीं है, नॉर्मल एलसीएम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेसिकली, अब ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हमारे पास 2 हो जाएगा 1/v। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ऑलमोस्ट 50 आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई, ऑलमोस्ट हमारे पास 50 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि ये 2 50 आ गई। अब v पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, देखिए v पॉजिटिव होने क्या मतलब है, मेरा आंसर v का सही आया, मैंने यहीं पे मैच कर लिया। कैसे सही होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, इमेज पॉजिटिव बन रही तो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मेरा आंसर सही 50 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि मैग्निफिकेशन निकालूं, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, -v/u। ये माइनस मैंने नहीं रखा, फॉर्मूले में रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा -v की वैल्यू कितनी है बेटा, v है हमारे पास 50, u कितना है हमारे पास, u कहां गया, ये है u है हमारे पास -25, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 2। तो मैग्निफिकेशन कितना आया,
+2। अब +2 तो लिखते नहीं है, बट मैं डिनोट करने के लिए बता रहा हूं। मैंने शुरू में क्या प्रिडिक्ट किया था कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, बात समझ में आए, और पॉजिटिव आएगी। आंसर कितनी आ रही, 1 से बड़ी और पॉजिटिव। तो होप सो आप ऐसे ही क्वेश्चन सारे कर सकते हो। सेम कंडीशन मैंने कॉनकेव मिरर के लिए लिया है, आप ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। अगर बेसिकली अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक इसकी पूरी न्यूमेरिकल सीरीज लेके आ जाऊंगा और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।